बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जनूबी एशिया में मुसलमानों की तालीमी तहरीकात। तहरीक पाकिस्तान सिर्फ जनूबी एशिया के मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद का ही नाम नहीं बल्कि इसके पस मंज़र में बरसीर के मुसलमानों की फ़िक्री, नज़री और मजहबी तहरीक का फरमा है। फ़िक्री, नज़री और मजहबी तहरीक नस्बुल ऐन का तयन करती है। हर सियासी तहरीक के पस मंज़र में हमें फ़िक्री, नज़री और मजहबी तहरीक नज़र आती है। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई 1707 में। उसके बाद मुग़लों को बरसीर में ज़वाल आना शुरू हो गया और इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी तजारती कोठियाँ कायम कर चुकी थी। मुग़ल ज़वाल पजीर होकर शुमाली हिंद की तरफ सिमटने लगे और कंपनी हिंदुस्तान में पाँव फैलाने लगी। जनूबी एशिया के मुस्लिम इक़्तिदार को बचाने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे और इस सिलसिले में जंग प्लासी, मैसूर की लड़ाइयाँ, अहमद शाह अब्दाली का हमला, सैयद अहमद शहीद का जिहाद ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। मुग़लों के दौर ज़वाल में शाह वलीउल्लाह की तालीमी तहरीक ने जनूबी एशिया के मुसलमानों की सियासी बेदारी और तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। शाह वलीउल्लाह के दौर में अगरचे अंग्रेज़ बराह रास्त हिंदुस्तान के हुक्मरान नहीं थे, लेकिन मुसलमान बतौर कौम ज़वाल का शिकार थे। इनमें बहुत सी खराबियाँ पैदा हो चुकी थीं। हुक्मरान बाहमी इख्तिलाफ़ात का शिकार थे, लेकिन इसके बावजूद एक मजबूत और मौसर निज़ाम तालीम काम कर रहा था। 1857 में हिंदुस्तान पर गलबा पाने के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के निज़ाम तालीम को अपने मखसूस मकासद के हसूल के लिए मनसूख कर दिया। हर वो कदम उठाया और हर वो फ़ैसला किया जिससे मुसलमानों के निज़ाम तालीम को नाकाम बनाया जा सकता था। उन्होंने तालीमी इदारों से मुंसलिक औकाफ पर कब्ज़े कर लिए, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान पर पाबंदी लगा दी, मुलाज़मतें सिर्फ सरकारी और मगरबी तालीम हासिल करने वाले लोगों के लिए मखसूस कर दी। इस सारी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुओं ने उठाया और उन्होंने मगरबी तालीम हासिल की, सरकारी पॉलिसियों को अपनाया और अंग्रेज़ों का साथ मुसलसल दिया, जिसके बायस हिंदुस्तान की मौशी और माशरती ज़िंदगी में इन अंग्रेज़ों की सरपरस्ती हासिल रही और मुख्तलिफ मुलाज़मतें हासिल करने के बाद मुसलमानों से कहीं ज़्यादा अच्छी हैसियत और मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गए। अच्छा, जनूबी एशिया की अगर हम देख के बात करें तो शाह वलीउल्लाह की तालीमी तहरीक ने उसमें बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया। शाह वलीउल्लाह का इंतकाल 1762 में हुआ और इनकी वफ़ात के बाद इनकी औलाद इनका मदरसा रहीमिया एक अरसे तक चलाया और वो मुसलमानों की रहनुमाई करते रहे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हालात बिल्कुल तब्दील हो गए और मुसलमानों का इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ हिंदुस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। इन हालात का मुकाबला करने के लिए जनूबी एशिया के मुसलमानों में 3 तरह के ख़यालात पाए जाते थे। कुछ जिहाद के हामी थे और वो जिहाद के ज़रिए अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने तहरीक मुजाहिदीन की सूरत में जिहाद की राह अपनाई। तहरीक मुजाहिदीन के बानी सैयद अहमद बरेलवी थे और इन्होंने शाह वलीउल्लाह के बड़े साहबजादे शाह अब्दुल अज़ीज़ से तालीम हासिल की थी और इनके साथियों में शाह वलीउल्लाह के पोते शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद थे। एक तबके का ख्याल था कि वो दीनी इल्म को नज़रअंदाज करके हमें ये दिन देखना पड़ेगा, इसलिए मुसलमान दीनी तालीम आम करके ही खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। जिस नुक्ता नज़र के रहनुमा मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी थे, उन्होंने भी शाह अब्दुल अज़ीज़ के शागिर्द मौलाना ममलूक अली से और मौलाना मोहम्मद इसहाक़ से तालीम हासिल की थी। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद की उन्होंने बुनियाद रखी थी। दूसरा तबका चाहता था कि मुसलमान अंग्रेज़ी से मुफाहमत कर लें कि इनके निज़ाम तालीम से फ़ायदा उठाएँ और इस ग्रोह के रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान थे। ये भी मौलाना ममलूक अली और मौलाना मोहम्मद इसहाक़ के शागिर्द थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ की बुनियाद रखी और मुसलमान रहनुमाओं में से कुछ रहनुमा ये बाशिद्दत से महसूस करते थे कि अलीगढ़ में जदीद मगरबी उलूम की तालीम तो दी जाती है मगर इस्लामी उलूम जो है वो बराए नाम है। इस तरह से दारुल उलूम देवबंद में दीनी उलूम तो पढ़ाए जाते हैं लेकिन जदीद उलूम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी ये दोनों जमातें जो हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ माइल हैं, एक तरफ बिल्कुल दीनी तालीम और एक तरफ बिल्कुल दुनियावी तालीम। और इस वक्त मुसलमानों को मगरबी उलूम और दीनी उलूम दोनों से बहरामंद होने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी गई और सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हुई 1898 में। उसके बाद अलीगढ़ काफ़ी हद तक अंग्रेज़ नवाजी से आज़ाद हो गया। इसके बावजूद कुछ लोग इसे बिल्कुल लाताल्लुक़ करने में की फ़िक्र में थे। 1920 में तहरीक अदम ताउन शुरू हुई जिसमें सरकारी अदारों का बॉयकॉट कर दिया गया।
اور علی گڑھ نے لا تعلقی کی پالیسی اپنانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مولانا محمد علی نے علی گڑھ کالج سے اپنے ہم خیال طلباء کو لیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اس طرح سے ہمیں ان تحریکات کے حوالے سے 4 قسم کے نمائندہ رجحانات نظر آتے ہیں۔ ایک، انگریزی نظام تعلیم سے بیزاری عدم تعاون کر کے جو مسلمانوں کے نظام تعلیم کے تحفظ کی کوشش کی، وہ ان کا نمائندہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ دوسرا نظر آتا ہے جی انگریزی نظام تعلیم کو جزوی تبدیلیوں کے ساتھ اپنا کر اسے رواج دیا، اس کا نمائندہ علی گڑھ کالج۔ تیسرے، رجحان کی بنیاد دیوبند علی گڑھ دونوں سے عدم اطمینان، قومی مقاصد کے حصول کے لیے مغربی علوم دینی علوم دونوں سے بہرہ مند ہونے کی ضرورت، ندوۃ العلماء اسلام، یہ تیسرے رجحان کا نمائندہ۔ اور اس رجحان کے علمبردار تمام تعلیمی تحریکات کو قومی ضروریات اور وقت کے تقاضوں کے لیے ناکافی سمجھتے تھے اور تعلیم کو قومی رنگ دینا چاہتے تھے، اور اس کا نمائندہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ اچھا، یہ 4 تحریکیں ہمیں برصغیر کی سیاسی زندگی ہے اس پہ کافی حد تک اثر انداز کیا۔ کہ ہمیں پاکستان کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 2 تحریکیں ہیں جو زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، اس میں ایک تحریک دیوبند اور ایک تحریک علی گڑھ۔ ان دونوں علمی تحریکوں نے برصغیر کی سیاسی زندگی میں اہم اثرات مرتب کیے، جو کہ ہمیں پاکستان کے بعد بھی کسی نہ کسی انداز میں جاری ہیں، خصوصاً نظام تعلیم کی تشکیل نو میں ان کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ اب ان تحریکوں کو آپ جائزہ لیں گے۔ آج کا اتنا ہی۔